हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। जहां आज बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की। जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है, वन शॉट किसी भी चैप्टर का आपको हर एक चैप्टर का टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आज वन शॉट बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट थिंग इज केमिकल रिएक्शन। वी आर डीलिंग विद केमिकल रिएक्शन, तो इट मीन्स सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज भी क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो उसी को यहां समझाते हुए हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक चेंज होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है। सर ये एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो सबसे पहले तो आप बात को समझे कि जो हमने यहाँ सब्सटेंसेस लिए हैं जिनको आपस में रिएक्ट कराए हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनता है लास्ट में उन्हें कहते हैं हम प्रोडक्ट्स। लाइक अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेता हूँ तो उससे मुझे क्या मिलता है बच्चों? उससे मिलता है मुझे वाटर, ठीक है। अब बात को समझ लो, ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करता है कंबशन को, जबकि जो वाटर होता है वो तो जो है आग को बुझाने का काम करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से एंटायरली डिफरेंट होगी, एक नई चीज बन जाएगी जो इनसे कहीं ना कहीं किसी भी रूप में रिप्रेजेंट नहीं करेगी इन सबको। तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये नया सब्सटेंस जो भी बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ बन के रेडी होता है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। चलिए, reactants, reacting species are known as reactants and new species formed as a result of the reaction are called products, जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स एंड वाटर इज द प्रोडक्ट जो यहाँ बना है। और इसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। ये बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब एक और एग्जांपल, जहाँ हमने लिया है सोडियम, उसकी रिएक्शन कराई है वाटर से और हमें मिला है NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ देखो बच्चों, ये क्या है? सॉलिड है सोडियम, और ये जो है वाटर जो है ये लिक्विड है, ठीक है। और यहाँ देखो ये हाइड्रोजन जो मिला ये मुझे गैस मिला, तो ये क्या है? गैस, मतलब एक एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल गई। यहाँ कहीं भी गैस है नहीं है, यहाँ हमें गैस मिल गई। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट होती है, बिल्कुल जो आपने रिएक्टेंट्स लिए थे। बात करते हैं कि कहीं भी कोई भी चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज है या नहीं है। तो दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का हम पता कैसे लगाते हैं कि भाई यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। कोई भी चीज़ आपके सामने हो रही है तो क्या वो केमिकल रिएक्शन है? आपके सामने हमने लकड़ी को जला दिया, आग जल रही है, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ लकड़ी से फिर थोड़ी देर बाद राख बन जाएगी और धुएं के फॉर्म में बहुत सारी गैसेस उसमें से बाहर निकल रही है। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन जहाँ नए सब्सटेंसेस बन के तैयार हो रहे हैं। तो ये कैसे पता चला मुझे? ये पता चला कि वहाँ टेम्परेचर जो है भाई चेंज आ रहा है टेम्परेचर में। थोड़ी देर उस आग के पास बैठे तो क्या हो रहा है? थोड़ी देर आग के पास बैठेंगे तो हमें वहाँ थोड़ा सा वार्म फील होगा। गर्मी है तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठंड है तो वार्म फील होगी, ठीक है। तो गर्माई जो वहाँ आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? चेंज इन टेम्परेचर। जो वहाँ पे बहुत सारी गैसेस निकल रही है, दैट इज अ इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं एक वन बाय वन। तो चेंज इन स्टेट, अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट की। भाई स्टेट में जब चेंज आएगा तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया से एक एग्जांपल लिया हमने। हमने लिया एमोनिया जो कि है NH3, उसकी रिएक्शन करा दी हमने HCl से, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चों? हमें अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनिया हमने ली थी ये गैस थी और HCl भी हमने गैस ली थी, और जो हमें यहाँ से मिला दैट इज सॉलिड। ये रही इसकी पिक्चर आपके सामने। तो अब आप देखो यहाँ क्या हुआ? चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो गई। तो अमोनियम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट टू फॉर्म सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है तो वहाँ चेंज इन स्टेट हो सकता है। फर्स्ट थिंग, मतलब जहाँ भी दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बनाई और उसमें उसकी जो स्टेट है वो बिल्कुल अलग बन के आई, तो हम कह सकते हैं यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बात आती है चेंज इन कलर। यहाँ हमारे पास चेंज इन कलर के बारे में बताएगा। अब बच्चों इसके लिए बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल जिससे आप एक रिएक्शन भी याद कर सकते हैं। अब हम ना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है।
अब उसमें हमने क्या किया, एक आयरन नेल को यहाँ डाल दिया। आयरन नेल डालेंगे और कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो आपका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन चेंज हो जाता है, उसका कलर जो है आप लोग देख सकते हैं ग्रीनिश हो जाता है। तो वो क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया। बात उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, वो आगे पढ़ने वाले हैं। बात सिर्फ यहाँ है कि ब्लू कलर इज चेंज टू ग्रीन। तो चेंज इन कलर हमें ये बताता है कि भाई यहाँ कोई ना कोई रिएक्शन तो हुई है। जैसे आयरन जब हम लेके आते हैं, ठीक है, आयरन नेल को बिल्कुल कैसा होता है दिखने में, चमकीला सा होता है, ठीक है, उसको बाहर रख दिया हमने कुछ टाइम के लिए, बारिश वारिश में ऐसे ही। कुछ टाइम के बाद देखोगे रेडिश कलर की आपको आयरन नेल मिलेगी, उसके ऊपर क्या हो गया, रस्टिंग हो गया। तो हमें वहाँ पता चल गया भाई कुछ ना कुछ यहाँ चेंज हुआ है। तो चेंज इन कलर भी हमें बताता है कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। दिस इज द नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब बच्चों इसको समझने के लिए हमारे पास क्या, ये एक्टिविटी है ना हमारी एनसीईआरटी की, हमारे पास क्या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक कॉनिकल फ्लास्क में है। उसमें मैंने क्या किया, जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, यहाँ पे छोटे छोटे जिंक के टुकड़े डाल दिए। अब जिंक जो रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है बच्चों। वहाँ से हमें जिंक सल्फेट मिल जाएगा एक तो, ठीक है जी, और साथ में क्या होगा बच्चों, H2 गैस। और ये एरो साइन ऊपर की तरफ लगा देंगे। एरो साइन ऊपर की तरफ लगाने का मतलब है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये क्या है भाई, हमने एक रिएक्शन कराई, उस रिएक्शन में से हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। हाइड्रोजन गैस रिलीज होने का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ गैस। दैट्स मीन कि हमें ना, जब हमने इसमें जो आपका एसिड था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें जैसे जिंक ग्रैन्यूल डाले तो वो बबल्स दिखने स्टार्ट हो गए। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ तो कुछ हलचल हो रही है, और वो हलचल क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। दैट मीन्स यहाँ कोई एक रिएक्शन जो है इज टेकिंग प्लेस। नाउ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के लिए हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है बच्चों। बीकर मतलब एक ग्लास लिया है, ऐसे समझ लो सिंपल सा। जो ग्लास हमारे पास घर पे है उसे ग्लास कह देते हैं, इसी को जो आप जाएंगे लेबोरेटरी में वहाँ से बीकर बोला जाता है। उसमें हमने लिया क्विकलाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं CaO ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। हमने पानी डाला इसके अंदर, पानी डालने ही ये बन गया स्लेट लाइम। स्लेट लाइम क्या होता है बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये H जो है आपका, ये आ गया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब हम इसे छूते हैं तो ये बीकर है ना बहुत गर्म फील होता है। तो इट मीन्स यहाँ क्या है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर राइजेस होने का मतलब है कि यहाँ चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। और जब भी चेंज इन टेम्परेचर होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। और इसमें एक सिंपल सा लॉजिक ये भी है कि यहाँ से हमें एक नया प्रोडक्ट मिलके तैयार होता है, ठीक है। कैसे भाई, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड था CaO, आपने इसकी रिएक्शन कराई वाटर के साथ, तो आपको मिला CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, प्लस लिखा जाता है हीट। तो इट मीन्स यहाँ हीट रिलीज हो रही है, तो जिससे हमें पता चलता है कि आर रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नाउ अब एक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है एक इनसोल्यूबल सॉलिड, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। आप एक चीज़ देखो, ये येलो इस पार्ट जो है, ये येलो इस पार्ट आपको इनसोल्यूबल सा नजर आ रहा है, मतलब अलग ही दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो नीचे अलग सा दिखाई दे रहा है, ये अलग ही दिखेगा। ये क्या है कि इसमें सोल्यूबल नहीं होगा, तो इनसोल्यूबल है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास यहाँ ये जो है ऊपर हमारे पास है ये पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड। इसको हमने किस में डाला, यहाँ हमारे पास है लेड नाइट्रेट जो कि होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। जब इनकी रिएक्शन होती है तब हमें मिलता है लेड आयोडाइड PbI2, जो कि येलो कलर का होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड। तो यही है आपका प्रेसिपिटेट। साथ में हमें क्या मिल जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये तो ये जो इनसोल्यूबल ये वाला दैट इज लेड आयोडाइड। तो ऐसे जो होता है, अब हमने ना जैसे ही देखो हमारे पास दो यहाँ पे एक हमने पोटेशियम आयोडाइड था, और ये हमारे पास का पोटेशियम आयोडाइड ये ऊपर वाला, और नीचे वाला था हमारे पास लेड नाइट्रेट। दोनों कलरलेस नजर आ रहे हैं ना, इनमें कोई कलर तो नजर आ नहीं रहा। जैसे ही हमने इनको मिलाया, मिलते ही हमें एक येलो कलर दिखा, और वो इंसोल्यूबल भी है, अलग सी दिख रहा है। जैसे ना आप देखो, जैसे मान लिया आपने एक गिलास में पानी लो
और उसमें अंडे को फोड़ के डाल दो, तो जो येलोइश पार्ट होता है योल्क ऑफ द एग वो आपको अलग ही दिखाई देगा उस पानी के अंदर। हालांकि आप जब आप उसको फेंटोगे तो मिक्स हो जाएगा, पूरा एक सोल्यूशन बन जाएगा। बट जैसे समझने के लिए मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि वो आप लोगों ने सब नहीं देखा है, तो वो अलग ही दिखाई देता है उसमें पड़ा हुआ। ऐसे ही जो होता है प्रेसिपिटेट अलग ही दिखाई देता है पड़ा हुआ। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, मतलब जो भी केमिकल चेंज होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। और उनका कैसे पता चलता है रियल लाइफ में देखेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये सब कुछ होता है। अब बात आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। भाई जो रिएक्शन है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन को जो सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर देता है उसको केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन लिखी थी उसको हम थ्री फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो होती वर्ड इक्वेशन, जैसे अभी हम जो लिख रहे थे वो थी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हम ऐसे लिख रहे थे देखो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ये हो गई आपकी वर्ड इक्वेशन। लेकिन इसी को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दूँ, कहूँ कि व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड, दैट इज पैराग्राफ फॉर्म। और लेकिन जब उसको मैं ऐसे लिखूंगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के नाम से, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के, बीच में प्लस आ गया, यहाँ गिव्स का साइन आ गया, यहाँ वाटर आ गया, इनको ऐसे लिखते तो वर्ड इक्वेशन हो जाती है। फिर इस हाइड्रोजन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल, वाटर का सिंबल लगा दूंगा, दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दैट इज ओपन फॉर यू ऑल। अब बात आती है, देखो बच्चों, हमारे पास दो टाइप की इक्वेशन होती है। एक होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, एक होती है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बात को समझते हैं। अब उसने कहा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2, ऑक्सीजन प्लस में लिखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला इज O2, बिकॉज ये दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं। फिर हमें लिखना है वाटर, वाटर को हमने ऐसे लिखा, ये हो गया H2। जब इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी जाती है उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मीन सीधे सीधे जो भी आपके रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है जी, और जो प्रोडक्ट है उनको उनके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको कहते हैं आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जो कि हमने 9th में भी पढ़ा था और इसमें भी अब हम उसको पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि भाई जितना इधर, जितने ग्राम आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिए हैं, उतना ही ग्राम इधर जो भी उनसे मिलके बनेगा वो टोटल उतना ही बनेगा। मान लिया ये हमने 2 ग्राम लिया और ये हमने 3 ग्राम लिया, तो टोटल हो गया 5 ग्राम। तो इधर भी 5 ग्राम ही बनना चाहिए। बट वो 5 कैसे बनेगा? यहाँ हम ग्राम्स में तो बात कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एटम्स को इक्वल कर देते हैं दोनों साइड, और यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको ये समझाता है बच्चों कि अगर आपने जितना रिएक्टेंट लिया है यहाँ, उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज मास कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, अब बात आती है कि मास कैसे पता चलता है। भाई एटॉमिक मास से हम क्या निकालते हैं, मोलर मास। मोलर मास होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं हाइड्रोजन के उतने ही उधर होंगे, तो हमारी बात बन जाएगी। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, चलिए ठीक है, इसको नहीं टच करेंगे। फिर बात अगर ऑक्सीजन की करूँ, इधर 1 एटम है, इधर 2 एटम है, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा। अब मैं 2 पीछे नहीं लगा सकता, वो फॉर्मूले में लगता है, यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। फॉर्मूला H2O है बच्चों, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे 2 करने के लिए से ये 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, तो जो भी मल्टीप्लाई होगी वो फ्रंट में होती है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है, 2H2O कर दिया। लेकिन जैसे यहाँ 2 की मल्टीप्लाई की तो ये दोनों के लिए होता है, इसके लिए भी इसके लिए भी। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 हो गए। इधर हाइड्रोजन के 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए। अब दोनों तरफ हम देखें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो एटम है वो बराबर हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ ये एटम्स इक्वल हो जाते हैं उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बच्चों। ठीक है, ये पहले जब मैंने इनके सिर्फ फॉर्मूले में लिखा था तब वो थी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग करना हम लोग सीख गए हैं, तो एक इक्वेशन जो आपकी यहाँ है इसको हम बैलेंस करके देख लेते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन।
अब जैसे हम बात करते हैं Na के, इधर कितने एटम है बच्चों, 2 है, इधर Na का कितना एटम है, 1 है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, Na के 2 एटम हो गए। लेकिन इस Na के 2 एटम करने के चक्कर में मेरे पास और भी चेंजेस आए, इस O के भी यहाँ 2 हो गए और इस H के भी यहाँ 2 हो गए, ठीक है। इस साइड में रिएक्टेंट साइड में H के 2 ऑलरेडी यहाँ है और H के 2 यहाँ हो गए, तो H के टोटल कितने हो गए बच्चों, 4 एटम्स हो गए, ठीक है। इधर तो उधर भी 4 होने चाहिए, इधर है 2 तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो H के 4 हो गए, दोनों तरफ इक्वल हो गए। अब यहाँ O के कितने 4 और O के 2 यहाँ हो गए, तो O के टोटल आपके इधर हो गए 6, जबकि O के 4 ये रहे और 2 ये रहे, ये भी इक्वल हो गए। S का यहाँ अकेला है, S का यहाँ अकेला है, Na के 2 है, इधर भी 2 है, तो दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें दोनों साइड जो भी आपके आपने यहाँ एलिमेंट्स लिए उनके एटम दोनों साइड इक्वल हो गए, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आती है कि मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ये मतलब सीधा सा ये है कि आपने जो भी रिएक्टेंट लिए हैं वो रिएक्टेंट किस फॉर्म में आपको मिले हैं और जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है, मीन्स रिएक्टेंट आपने किस फॉर्म में लिए हैं और प्रोडक्ट किस फॉर्म में आपको मिला है, उसको रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड द इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन। अब जैसे यहाँ सोडियम है, ये सॉलिड फॉर्म में है, वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में है, NaOH मिला एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोजन मिला गैस की फॉर्म में, ठीक है। तो इनको लिख दिया हमने, S से सॉलिड, L से लिक्विड, AQ से एक्वस, G से गैस। एक होता है ये साइन जो कि होता है अपवर्ड एरो, जो कि कहता है कि गैस रिलीज हो रही है, एक होता है डाउनवर्ड एरो, मींस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये सारे सिंबल आप यूज करेंगे जब भी आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तो उससे बहुत इंफॉर्मेटिव बन जाती है। ये यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डीकम्पोजिशन, फिर होता है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये मेन 4 रिएक्शन आपकी होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी हम यहाँ पढ़ते हैं, साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम यहाँ कवर अप कर लेंगे। बट बेसिकली जो चैप्टर है ये इन चारों के लिए है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन, जैसे नाम बताता है कंबाइन होना है, अलग अलग एलिमेंट को मिलाते हैं, ठीक है, और उनसे एक कोई नया सब्सटेंस तैयार कर लेते हैं, उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, हमने CaO को लिया, उसको उसमें पानी डाला और यहाँ से CaOH का होल ट्वाइस बना लिया, तो यहाँ इन दो को मिला के ये इकलौता प्रोडक्ट मिला। तो दो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जब एक साथ मिलते हैं और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनता है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो a reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product is called combination reaction। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं A+B gives AB, ये जनरल इक्वेशन इसकी यहाँ बन गई। जिस किसी को कोई भी डाउट होता है तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वो कह रहा है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे, बात यह है कि यहाँ से हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूरा जो कत्था चिट्ठा है। ये इसमें फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिख सकता है। नाउ कम्स डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन के बाद, कॉम्बिनेशन क्या है, अलग अलग को एक साथ लाना और एक बनाना, और डीकम्पोजिशन होता है एक से अलग अलग करना, ठीक है। ये है, देखो समझो बात को है समझना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं लाइक आप लोगों ने SST में पढ़ा कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। अब ये अलग अलग है, इनको मैं एक साथ लाके इकट्ठा कर लेता हूँ, लाइक ये नया बच्चा है स्कूल में, एक ही नया बच्चा है, दोनों मिलके दोस्त बन गए। फिर बात यहाँ आती है, ये एक साथ थे, ये हो गए अलग अलग। अब क्या है, ये दो दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं, तो एक ही माने जाएंगे, एक ग्रुप हो गया। अब इसमें भैया किसी ने मिर्ची डाल दी, मतलब हीट कर दिया, और भैया इनको भड़का दिया और ये अलग अलग हो गए, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, अब मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये किसकी वजह से हुआ, मिर्च मसाला डालने की वजह से, बीच में जो डाला उन दोनों के बीच में गलतफहमियाँ की,
तो ये गलतफहमी पैदा करके ही हम इनको अलग कर सकते हैं, और वो गलतफहमी हमारी 3 तरीके की होती है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सीधा सा ये है भाई, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, और जोर क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी जब हम दे के किसी को तोड़ते हैं तो एनर्जी हमारे पास 3 तरीके से दी जा सकती है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब हीट के फॉर्म में हम किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं, मतलब हीट का यूज करते हैं किसी को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो हीट मीन्स थर्मल, तो दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। Those reactions use the energy in form of heat, or for decomposition of the reaction is called thermal decomposition. इलेक्ट्रोलाइसिस, अब यह इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी एक चीज़ को ब्रेक करने के लिए, वो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है ये भी डिस्प्लेसमेंट ही, क्योंकि ये भी तोड़ने का काम, डिकम्पोजिशन सॉरी, है ये भी डिकम्पोजिशन ही, क्योंकि यहाँ भी टूटने का काम हो रहा है। ठीक है, तो वाटर था, वाटर से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। डीकम्पोजिशन है ये भी, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी इसको बोला जाता है। नाउ कम्स फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस को हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि भाई आपका सनलाइट की वजह से, सन से एनर्जी लेके कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, उसको कहते हैं फोटोलाइसिस। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल दिया है। फिर है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एनी रिएक्शन जिसमें से भाई एक्सो का मतलब, अगर मैं एग्जिट बोलूँ तो एग्जिट का मतलब क्या होता है बच्चों? एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, है ना, कहीं से भी बाहर निकलना एग्जिट कहते हैं। तो एक्सो से हम एग्जिट अगर बना लें, इट मीन्स बाहर निकलना, तो जिसमें से हीट एनर्जी बाहर निकलती है वो सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और जो हीट लेता है, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उनको कहते हैं एंडोथर्मिक। तो ऐसे करके आप इन्हें याद कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ना मीथेन लिया और उसको जलाया, ठीक है, लाइक सीएनजी जो आप जलाते हो अपनी गाड़ी में, जो यूज़ करते हो। भाई सीएनजी डलाई, जैसे इंजन स्टार्ट हुआ, सीएनजी बर्न होनी स्टार्ट होगी, तो उससे हमारी गाड़ी भागेगी। वो का किसकी वजह से चल रही है गाड़ी? एनर्जी मिलने की वजह से। एनर्जी कहाँ से आई? बर्निंग ऑफ मीथेन। तो ये क्या हो गया कि इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको एनर्जी लेनी पड़ती है। लाइक अगर आप बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वो क्या करता है, हीट एनर्जी जो भी है सनलाइट से लेता है, तो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, तब वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है, दैट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब जो हमने पीछे पढ़ा है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस, वो सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, बिकॉज उनमें हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तब वो रिएक्शन हो पाती हैं। अब ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज को याद क्यों करना है? क्योंकि हमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो सेकुलर टॉपिक है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी। उसके लिए बढ़िया से एक एग्जांपल बताऊंगा जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो पहले आप ये देखिए, सबसे जो रिएक्टिव आपका एलिमेंट होता है दैट इज पोटेशियम। ये सब मेटल्स की बात है। फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आप याद कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इनसे आप इसको याद रख सकते हैं। मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव के बीच के जितने सारे एटम्स हैं वो सब आप यहाँ से, एलिमेंट्स हैं वो सब आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, जिंक है, इसकी रिएक्शन हमने की कॉपर सल्फेट से। अब आपको ये छोटा सा चीज समझाऊंगा जो आप आराम से समझ सकते हैं। क्या है? अब यहाँ आपको एक छोटी सी चीज समझाऊंगा। यहाँ आप ये मान के चलें कि कॉपर की गर्लफ्रेंड है सल्फेट। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट जो है ये है कॉपर की गर्लफ्रेंड, ये सल्फेट गर्लफ्रेंड है। अब जैसे ही भाई ज़्यादा पैसे वाला लड़का इसको अप्रोच करेगा
तो ये क्या है, इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी जिंक की, कॉपर रह जाएगा बेचारा अकेला। अब ये क्या था, ये इससे गरीब था। गरीब कैसे पता चला मैं ये इससे गरीब है, इस रिएक्टिविटी सीरीज से। अब बात देखिए यहाँ क्या है, जिंक एंड कॉपर। अब देखो जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है बच्चों कॉपर से, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे के सॉल्यूशन को अपने साथ ले आएगा, तो जिंक सल्फेट यहाँ बन जाएगा, कॉपर रह जाएगा अकेला। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टोटली किस पे डिपेंड करती है, बात को समझो, टोटली डिपेंड करती है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज पे। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाने वाले हैं, लेकिन अगर आपको वो याद नहीं है तो मुश्किल होगा। अब जैसे मैं कहूँ ZnSO4, ठीक है, और प्लस कॉपर, तो आपसे कहे कि इसकी रिएक्शन बनाओ। भाई जिंक ऑलरेडी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। लेकिन जब दोनों तरफ रिएक्शन होती है, जब दोनों तरफ ट्रांसफ़र होता है, जैसे यहाँ देखें एग्जाम्पल Na2SO4 BaCl2, इस Ba के पास तो आ गया सल्फेट और Na के पास चला गया क्लोरीन, तो ये बन जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ दो डिस्प्लेसमेंट हुई हैं। अब ये कब होती है, जैसे सपोज करो दो फ्रेंड है AB और दो फ्रेंड है CD। अब A को पसंद है क्रिकेट, D को पसंद है क्रिकेट, ठीक है, तो ये इसके साथ चला जाएगा, कहेगा हम दोनों साथ में क्रिकेट खेल लेते हैं, और इन दोनों को फुटबॉल पसंद है तो ये दोनों साथ में चले जाएंगे। तो ऐसी जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है कि आप ये देखें, यहाँ जो मूवमेंट ऑफ आयंस है, ठीक है, यहाँ क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी से प्रेसिपिटेशन भी बनता है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं टू आयनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, तो BaSO4 बन गया। ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट मैं स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, तो ये इनसोल्यूबल सॉलिड यहाँ बन जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिजल्ट ही होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है कि जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो वहाँ सोल्ट एंड वाटर बनता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन कहने का सीधा सा मकसद इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें ना एसिड की प्रॉपर्टी बचती ना ही बेस की, न्यूट्रल जो है हमें एक सॉल्ट मिल जाता है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दोनों की रिएक्शन होकर हमें क्या मिला यहाँ Na2SO4 जो कि सोल्ट है प्लस वाटर, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ कम्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत ज़्यादा, मतलब इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन सीधा सीधा बोर्ड्स में आता है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लाइक कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से की तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर का। लेकिन अगर ऑक्सीजन हट जाए तो हो जाता है रिडक्शन। जैसे यहाँ KClO3 था, इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन हमने क्या, जैसी रिएक्शन हुई तो KCl रह गया, इसका ऑक्सीजन इसके पास से चला गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना इज कॉल्ड रिडक्शन, ऑक्सीजन का ऐड होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं बच्चों। अब हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, जैसे यहाँ H2S था, इसका हाइड्रोजन चला गया तो ये 2S बचा, ये भी आपका क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है आपके चैप्टर में, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होता है तब भी वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। इट मीन्स सारे मेटल्स जो होते हैं वो आपका ऑक्सीडेशन शो करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो उसको कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है दैट इज रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बच्चों, देखो अब सिंपल सा एक लॉजिक समझाता हूँ। पहले आप ये रिएक्शन देखें नीचे, CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। अब इसका ऑक्सीजन चला गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका हो गया। अब इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हुआ, अब समझो कोई एक LIC एजेंट आता है, वो क्या काम करता है बताओ बच्चों, वो करता है कि आपका इंश्योरेंस करता है, तो वो कहलाता है इंश्योरेंस एजेंट। तो जिसने इंश्योरेंस किया, जिसकी वजह से इंश्योरेंस हुआ,
वो होता है एजेंट, ठीक है। अब जिसका आपका यहाँ वो हुआ है इंश्योरेंस, वो थोड़ी ना एजेंट है, सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन इंश्योरेंस हुआ है उसका, तो जिसका इंश्योरेंस हुआ है उससे दूसरा जो है जिसकी वजह से हुआ है वो उसका एजेंट है। लाइकवाइज यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन, और रिडक्शन किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन इसने छीना है इससे, तो जिसका रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है, और जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन वो दूसरे को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, इसलिए वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले जब भी आपके पास इक्वेशन होती है उसमें देखना है ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ उसका वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर एक ही रिएक्शन में ये दोनों काम होते हैं दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोरोजन, देखो जैसे हमने ना आयरन लिया, आयरन को बाहर डाल दिया, और बाहर डालेंगे तो क्या होगा, जो भी वहां एटमॉस्फेयर में आपकी एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, उसके अंदर मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा जब बारिश होगी, और एसिड जो प्रेजेंट है किसके अंदर, एयर के अंदर, उनसे रिएक्ट करेगा। तो इन सब से रिएक्ट करने के बाद उसका जो ऊपर का हिस्सा है, जो ओपन हिस्सा है, वो तो रिएक्ट करके कुछ अलग ही बन जाएगा, क्योंकि वहाँ हो गया केमिकल रिएक्शन। तो फिनोमिना ड्यू टू विच ओपन सरफेस ऑफ मेटल्स are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in atmosphere is called corrosion। ये मतलब कॉमनली कोरोजन कहलाता है, लेकिन जब आयरन की बात आती है तो आयरन में ना बहुत बड़े लेवल पे ये होता है, तो इसलिए उसको अलग ही नाम ले लिया, रस्टिंग। मतलब रस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कोरोजन, सिंपल सा लॉजिक ये समझना है। अब इनसे बच सकते हैं पेंटिंग करने से, गैल्वेनाइजिंग करने से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से, तो ऐसे करके हम बच सकते हैं। अब देखो जो आयरन है वो जब उसका कोरोजन होता है तो वो किस कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसे ही कॉपर के जैसे बर्तन होते हैं हमारे घर में, जब उनका कोरोजन होता है तो वो ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं। और जब हमारे पास सिल्वर मेटल होते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, लाइक चांदी के कोई भी आपने ऑर्नामेंट्स बनवाए हैं, तब जब उनका कोरोजन होता है तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgS। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट बात, कलर कौन सा किसका होता है और क्या क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से टॉपिक होता है, क्वेश्चन बनते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। किसका, ऑयल्स एंड फैट्स का। जब भी आपका कोई फूड मटेरियल है उसके अंदर ऑयल एंड फैट है तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद स्लो ऑक्सीडेशन होता रहेगा, कुछ टाइम के बाद उसमें से स्मेल एंड टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा, गंदी सी स्मेल आने लगेगी, खाने में बिल्कुल बेकार सा टेस्ट आने लगेगा, तो उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। अब क्या है कि आपने चिप्स लिए, चिप्स को जब आप खाते हो तो बड़े सही लगते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो चिप्स के पैकेट को खोल के रख दो फिर उनको खाना, तो आपको वो बहुत बेकार टेस्ट फील होगा, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो इसलिए हम उनको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो पाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, रेफ्रिजरेटेड फूड एट लो टेम्परेचर, पैकिंग फूड इन पैकेट कंटेन नाइट्रोजन। अभी इसकी ये क्या होता है, ये इसको रेंसिड नहीं होने देता, और हम लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, कह रहे यार इतना बड़ा चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स थोड़े से निकलते हैं, तो वो जो उसमें एयर प्लस है दैट इज नाइट्रोजन, उसी की वजह से आप उसको खा के सेफ रहते हैं। अगर वो नहीं होगा तो वो रेंसिड हो जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे। अवॉइड कीपिंग कुक्ड इन डायरेक्ट सनलाइट एंड बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बट एंटीऑक्सीडेंट्स को एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा होने पे वो भी हमें नुकसान ही करेगा। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर 1 जहां आपको मैंने सारी चीज़ें कवर अप कराई हैं। इसमें फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ऐसे बढ़िया सेशन पाने के लिए। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।